गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलम गोयनका। हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के अंतर्गत गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड का अध्ययन कर रहे हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत भाग 1 में हमने गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ का अभिप्राय क्या है ये जानने का प्रयास किया था। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ कितने प्रकार के होते हैं, उनके सोर्सेस क्या हैं, यह हमने जाना। और इसके अतिरिक्त हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभों को निर्धारित करने वाले विभिन्न घटकों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज इस विषय के भाग 2 में अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ के पार्ट 2 में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभों को किस प्रकार मापा जाता है, इनके मापने की विधियां या अप्रोचेस कौन-कौन से हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेजरमेंट ऑफ गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभों को मापने के लिए मुख्यतया 2 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। प्रथम इसमें है ट्रेडिशनल व्यू अर्थात परंपरागत दृष्टिकोण। ट्रेडिशनल व्यू के अंतर्गत 3 अप्रोचेस मुख्य हैं। सर्वप्रथम है रिकार्डो का दृष्टिकोण, जो कि उत्पादन लागतों में कमी से संबंधित है। दूसरा है जेएस मिल का दृष्टिकोण, जो व्यापार की शर्तों से संबंधित है। और तीसरा है इंक्रीज इन रियल इनकम यानी कि वास्तविक इनकम में वृद्धि का दृष्टिकोण। इसके अतिरिक्त दूसरा जो दृष्टिकोण है वो है आधुनिक दृष्टिकोण, मॉडर्न व्यू सामान्य संतुलन विश्लेषण पर आधारित है। अब हम इन सभी दृष्टिकोणों की विस्तार से चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम रिकार्डो का दृष्टिकोण गेन्स फ्रॉम ट्रेड को मापने के लिए क्या है यह जानेंगे। रिकार्डोज अप्रोच फॉर मेजरमेंट ऑफ गेन्स। रिकार्डो के दृष्टिकोण के अनुसार रिडक्शन इन द टोटल रियल कॉस्ट इज द बेसिस ऑफ गेन्स, अर्थात कुल वास्तविक लागत में कमी ही व्यापार से लाभ का आधार है। इसके अतिरिक्त रिकार्डो का कहना है कि एक देश उन वस्तुओं का निर्यात करेगा जिसमें उसकी तुलनात्मक उत्पादन लागत कम है और उन वस्तुओं का आयात करेगा जिसके उत्पादन में उसकी तुलनात्मक लागतें अधिक हैं। इस प्रकार एक देश अपने संसाधनों का किफायत से प्रयोग करेगा जिससे वह उनकी निश्चित मात्रा से अधिक सकल आय प्राप्त करे। यदि वह सभी वस्तुओं का उत्पादन अपने देश में ही करे तब आय का स्तर तुलनात्मक रूप से कम रहेगा। इन दोनों स्थितियों का अंतर ही रिकार्डो के अनुसार व्यापार से लाभ कहलाता है। रिकार्डो के दृष्टिकोण को हम एक डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस डायग्राम में हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्षैतिज अक्ष पर x वस्तु को लिया है और उदग्र अक्ष पर y वस्तु को लिया है। यहाँ पर ए बी जो रेखा दिखाई दे रही है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, देश का उत्पादन संभावना वक्र है। यहाँ पर एक ई बिंदु दिया गया है। यह ई बिंदु उसके व्यापार के पूर्व के संतुलन को दिखा रहा है, यानी कि अगर वो व्यापार में संलग्न नहीं होता है तो वो अपने उत्पादन संभावना वक्र ए बी के ई बिंदु पर संतुलन में रहेगा। परंतु यदि यह देश व्यापार में संलग्न होने का, व्यापार में शामिल होने का निर्णय करता है तो स्थितियां थोड़ी बदल जाती हैं। यहाँ पर एक बीसी कर्व दिया हुआ है, बीसी। यह कर्व जो है वो इंटरनेशनल प्राइस रेशो है। बीसी कर्व अंतर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात को दिखा रहा है। माना कि यह देश बीसी रेखा के एफ बिंदु पर संतुलन में है। यदि वह एफ संयोग पर स्थित मात्राओं को, एफ पर जितनी मात्राएं
दर्शा रही हैं एक्स और वाई वस्तु की, अगर उनको वह अपने ही देश में स्वयं अपने देश में उत्पादन करना चाहे तो उसे श्रम की मात्रा को उतना बढ़ाना पड़ेगा कि वो उसका उत्पादन संभावना वक्र बदलकर ए प्राइम बी प्राइम हो जाए। उत्पादन संभावना वक्र बदलकर ए प्राइम बी प्राइम हो जाए, तभी वह एफ बिंदु पर उत्पादन कर पाएगा। इसलिए अगर वो बिना उत्पादन संभावना वक्र को शिफ्ट किए भी अगर एफ बिंदु पर पहुंच गया है और वहां वो वस्तुएं उपलब्ध हो पा रही हैं उसे, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो व्यापार से लाभ प्राप्त कर रहा है। और यहाँ पर गेन्स फ्रॉम ट्रेड यानी कि व्यापार से लाभों की जो अमाउंट है वो है बीबी प्राइम अपॉन ओबी। देखिए ये बीबी प्राइम डिवाइडेड बाय ओबी, यह उसकी व्यापार से लाभों की स्थिति है, मात्रा है। परंतु माल्थस ने रिकार्डो के सिद्धांत की आलोचना की है। उसका मानना था कि रिकार्डो ने व्यापार से लाभ का बहुत ही अति अनुमान किया है, यानी कि गेन्स फ्रॉम ट्रेड को उसने ओवर एस्टिमेट किया है। माल्थस का मानना है कि जब घरेलू उत्पादन संभावना वक्र सरक कर ए प्राइम बी प्राइम पर चला जाएगा तो संतुलन का बिंदु एफ नहीं रहेगा। सीबी पर, यानी कि यह जो बिंदु है एफ, वो संतुलन का बिंदु नहीं रहेगा। सीबी पर सापेक्ष कीमतों की अपेक्षा ए प्राइम बी प्राइम पर सापेक्ष कीमतें जो है वो निर्यातित वस्तु एक्स के अधिक अनुकूल होंगी। इसलिए उपभोक्ता एफ के बजाय ए प्राइम बी प्राइम रेखा पर उसके दाईं ओर किसी अन्य बिंदु पर उस बिंदु को ज्यादा पसंद करेगा, प्रेफर करेगा। अतः सीबी पर व्यापार से लाभ को हम बीबी प्राइम अपॉन ओबी के रूप में नहीं माप सकते। तो माल्थस ने इस आर्गुमेंट को कि व्यापार से लाभ बीबी प्राइम अपॉन ओबी होगा मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा वो एफ को पसंद नहीं करेगा बल्कि ए प्राइम बी प्राइम के ऊपर एफ के राइट साइड में किसी बिंदु को पसंद करेगा। माल्थस के अलावा फिंडले ने भी एक संशोधन प्रस्तुत किया रिकार्डो के सिद्धांत पर। उन्होंने समुदाय उदासीनता वक्र यानी कि कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व CI, ये जो CI है ये कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है, इसको इंट्रोड्यूस किया और व्यापार से लाभ के रिकार्डो के सिद्धांत को संशोधित किया। उन्होंने कहा कि यदि हम श्रम को इतना बढ़ा दें, यानी कि श्रम जो साधन है उसको हम इतना बढ़ा दें कि वह उत्पादन संभावना वक्र को ए प्राइम बी प्राइम की बजाय A0 B0 तक शिफ्ट कर दे, यानी कि हमें ए प्राइम बी प्राइम पर जाने की जरूरत नहीं है, अगर हम A0 B0 तक भी पहुंच जाएं तो भी पर्याप्त होगा, क्योंकि यहां हम CI वक्र के G बिंदु पर संतुलन की स्थिति में हो सकते हैं और यहां पर हम उतनी ही श्रेष्ठ स्थिति में पहुंच जाएंगे जितना कि वह स्वतंत्र व्यापार बिंदु F पर है, यानी कि यहाँ CI बिंदु के G पर वो F के समान ही संतुष्टि प्राप्त करेगा और यहाँ पर उसे इतने ऊंचे उदासीनता वक्र पर जाने की आवश्यकता भी नहीं है। वो A0 B0 जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उस पर वो संतुलन में होगा और लगभग करीब उतना ही संतुष्टि प्राप्त करेगा जितना कि वो F पर प्राप्त कर रहा था। फिंडले के अनुसार यहाँ पर गेन्स फ्रॉम ट्रेड जो है यानी कि व्यापार से लाभ जो है वो BB0 अपॉन OB होंगे। BB0 डिवाइडेड बाय OB मात्रा के द्वारा उसको विभाजित करें, यह गेन्स फ्रॉम ट्रेड की मात्रा होगी इस दृष्टिकोण के अनुसार। जेएस मिल ने इन सभी अप्रोचेस को, यानी रिकार्डो का जो बेसिक अप्रोच था उसको क्रिटिसाइज किया, उसकी आलोचना की। मिल के अनुसार रिकार्डो का जो विश्लेषण है वो लाभ की मात्रा की सटीक स्थिति को नहीं दर्शाता है, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ क्वांटम ऑफ गेन्स एंड हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड। जेएस मिल का दृष्टिकोण के अनुसार रिकार्डो का विश्लेषण लाभ की मात्रा की सटीक स्थिति को नहीं दर्शाता है और ना ही यह बताता है कि उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसे उनका वितरण किया जाएगा। जेएस मिल ने इस समस्या का एक समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विनिमय दर का निर्धारण वास्तव में किस प्रकार होता है। उन्होंने बताया कि एग्जैक्टली किस
दर पर वस्तुओं का आदान प्रदान होगा, लेन देन होगा, और उस दर का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, यह समाधान जेएस मिल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। मिल के अनुसार रेसिप्रोकल डिमांड यानी कि प्रतिपूरक मांग ही है जो कि विद्यमान विनिमय दर का तथा किसी देश विशेष को प्राप्त लाभों का निर्धारण करती है। अकॉर्डिंग टू मिल्स, इट इज a reciprocal demand that actually determines the prevailing terms of trade and the gains obtained by a particular country। कि एक देश व्यापार से कितने लाभ प्राप्त करेगा यह निर्धारित करती है। In his view, import or in other words demand must be of much more importance than export in determining the real terms of trade। तो मिल के अनुसार अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक व्यापार की शर्तों का निर्धारण निर्यातों की तुलना में मांग के द्वारा ज्यादा निर्धारित होती है, यानी कि मांग का यहाँ पर भूमिका ज्यादा होती है मांग की बजाय कि निर्यातों के आयातों की भूमिका ज्यादा होती है टर्म्स ऑफ ट्रेड के निर्धारण में। When a country participates in trade, it firstly takes the status as a demander. Another status of a trader supplier is just derived therefrom। तो मिल के अनुसार जब एक देश पहली बार व्यापार में संलग्न होता है तो उसकी भूमिका एक मांगकर्ता की होती है, एक डिमांडर की होती है। व्यापारी पूर्तिकर्ता, ये भूमिकाएं उसके साथ ही उत्पन्न होती हैं, उसी के द्वारा उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त मिल के अनुसार प्रतिपूरक मांग की विस्तीर्ण होने की सापेक्ष क्षमता ही वास्तविक व्यापार की शर्तों को और साथ ही दो व्यापार करने वाले देशों के बीच कुल संभाव्य व्यापार के लाभों के वितरण को निर्धारित करती है। तो मिल के अनुसार इट इज द रिलेटिव extensibility of reciprocal demand that actually determines the real terms of trade and consequently the distribution of possible total gains from trade between the two trade partners। किस तरह से निर्धारित होंगी व्यापार की शर्तें और किस प्रकार से व्यापार से लाभों का दो देशों के बीच वितरण होगा, यह निर्धारित करने के लिए रेसिप्रोकल डिमांड का बहुत महत्व होता है। जिस मिल के अनुसार माना कि दो देश हैं जो व्यापार में संलग्न हैं, उसके अनुसार भारत और यूएसए, एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि दो देश हैं भारत और यूएसए, और वो दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, ऑटो और गेहूं का। हम मान लेते हैं कि भारत को गेहूं के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ प्राप्त है और वहां पर ऑटो की मांग बहुत अधिक है। दूसरी ओर यूएसए को ऑटो के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ प्राप्त है, परंतु वहां गेहूं की मांग बहुत अधिक है। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों व्यापार में संलग्न होंगे तो व्यापार की साम्य शर्तें भारत में दोनों वस्तुओं की मांग और साथ साथ यूएसए में भी दोनों ही वस्तुओं की मांग के द्वारा निर्धारित होगी। तो the equilibrium terms of trade depend on both Indian demand for auto and wheat as well as USA demand for these two goods। यदि भारत में ऑटो की मांग तीव्र होगी, if the Indian demand for auto is stronger, ज्यादा होगी, तो व्यापार की शर्तें भारतीय कीमत अनुपात के निकट होंगी, और यदि यूएसए की टर्म्स ऑफ ट्रेड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी, अधिक तीव्र होंगी, तो व्यापार की शर्तें यूएसए के कीमत अनुपात के निकट स्थित होंगी। इस दृष्टिकोण को हम ऑफर कर्व की सहायता से समझ सकते हैं, देय वक्रों की सहायता से समझ सकते हैं। देय वक्र क्या होता है? देय वक्र यानी कि ऑफर कर्व एक्स वस्तु की उन मात्राओं को दर्शाता है जो कि ए देश विश्व बाजार में पूर्ति करता है और निर्यात के दृष्टिकोण से उनको मार्केट में प्रस्तुत करता है। साथ ही यह वाई वस्तु की उन मात्राओं को भी दर्शाता है जिनकी यह विश्व बाजार में आयातों के रूप में मांग करता है भिन्न भिन्न कीमतों पर। तो इस प्रकार से एक ऑफर कर्व निर्यातों के लिए पूर्ति और आयातों के लिए एक वस्तु की मांग को दर्शाता है।
JS मिल के दृष्टिकोण को हम एक डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं, जिनमें ऑफर कर्व ड्रॉ किए गए हैं। जैसा कि हमें एक डायग्राम नजर आ रहा है, इसमें हमने क्षैतिज अक्ष पर यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ऑटो को मेजर किया है और उदग्र अक्ष पर वीट को मेजर किया है। यहाँ पर OA जो है वो USA का ऑफर कर्व है और OB जो है वो इंडिया का ऑफर कर्व है। यहाँ पर OQ जो रेखा नजर आ रही है ये इंडिया का गेहूं का लागत अनुपात है और OP रेखा USA का ऑटो का लागत अनुपात है। यहाँ पर एक रेखा है OT जो संतुलन व्यापार शर्तों की रेखा है, जहां पर ये OA वक्र और OB वक्र यानी कि ये दोनों ऑफर कर्व E बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी कि E बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है और मूल बिंदु से आने वाली जो रेखा E बिंदु से गुजर रही है OT रेखा, वो संतुलन व्यापार की शर्तों की रेखा है। अब हम देखें USA में जो लागत अनुपात है वो KS यूनिट वीट तथा OK यूनिट ऑटो है। KS यूनिट वीट और OK यूनिट ऑटो है, लेकिन अगर वो व्यापार में संलग्न होता है तो संतुलन की स्थिति में वो E के मात्रा में गेहूं के बदले OK मात्रा में ऑटो का विनिमय करता है। तो इस प्रकार से उसे OK मात्रा में ऑटो के बदले में E के मात्रा में गेहूं प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर उसका गेन्स जो है गेन्स फ्रॉम ट्रेड वो ES मात्रा में गेहूं है, ES यूनिट ऑफ वीट। भारत का जो लागत अनुपात वो है KR यूनिट ऑफ वीट, KR यूनिट ऑफ वीट एंड OK यूनिट ऑफ ऑटो। परंतु अगर वो व्यापार करता है USA के साथ तो उसे OK यूनिट ऑटो का आयात वो USA से करेगा और इसके बदले में वो USA को KE मात्रा में गेहूं का निर्यात करेगा। तो भारत के लिए यहाँ पर RE मात्रा जो है वो गेहूं की वो गेन्स फ्रॉम ट्रेड होगी। तो इस तरह से व्यापार के द्वारा दोनों ही देश USA और इंडिया लाभ प्राप्त करते हैं। अब आती है रियल इनकम अप्रोच, वास्तविक आय दृष्टिकोण। वास्तविक आय दृष्टिकोण के अनुसार यदि एक देश किसी वस्तु को विदेशों से आयात करने के स्थान पर उसे अपने ही देश में उत्पादित एवं उपभोग करे और जब उस देश को जो तुलनात्मक हानि होगी वही व्यापार से लाभों को मापने का आधार होता है और यही व्यापार से होने वाला अधिकतम लाभ होता है। यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि अगर कोई देश व्यापार ना करे और अपने ही देश में सभी वस्तुओं को उत्पादन करे तो उसे जो हानि होगी वो व्यापार करने की तुलना में जो व्यापार करने से जो उस हानि से वो जो बच जाएगा वो व्यापार से होने वाला लाभ होता है। गेन्स फ्रॉम ट्रेड को मापने का वही आधार है और वही व्यापार से होने वाला अधिकतम लाभ कहलाता है। इसके अलावा यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनका उसी अनुपात में उपभोग किया जाए जबकि वे अपने ही देश में उत्पादित की जाएं, यानी कि व्यापार करने के बजाय वो अपने ही देश में अगर उत्पादित की जाएं और उनकी उपभोग की मात्रा दोनों ही स्थितियों में समान हो तो आय में जो वृद्धि होगी वह व्यापार से होने वाला न्यूनतम लाभ कहलाएगा। इसके अतिरिक्त रियल इनकम अप्रोच के अनुसार व्यापार से वास्तविक लाभ इन दोनों अधिकतम तथा न्यूनतम लाभों के मध्य निर्धारित होते हैं। तो ऊपर बताई गई दोनों स्थितियों के मध्य कहीं वास्तविक लाभों की मात्रा का निर्धारण होता है। आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण जैसा कि हम जानते हैं सामान्य संतुलन विश्लेषण पर आधारित होता है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यापार से लाभों को उत्पादन से लाभ तथा उपभोग से लाभ के मध्य विभाजित किया जा सकता है। आधुनिक सिद्धांत यह बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ विनिमय से लाभ तथा विशिष्टीकरण से लाभ के रूप में प्राप्त होते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ हैं उनको
वो दो रूप में प्राप्त होते हैं, एक विनिमय से लाभ और दूसरा विशिष्टीकरण से लाभ। इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों दोनों को ही लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि वे व्यापार के पूर्व की स्थिति की तुलना में अब उपभोग अधिक कर रहे होते हैं और उत्पादन की मात्रा भी अब अधिक प्राप्त हो रही होती है। तो इस प्रकार व्यापार के द्वारा, इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही लाभ की स्थिति में होते हैं। मॉडर्न अप्रोच यानी कि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यापार से लाभों का निर्धारण कैसे होता है और उनका उपभोग और उत्पादन लाभ के बीच में वितरण किस प्रकार होता है, यह हम एक डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक डायग्राम नजर आ रहा है, जिसमें हमने उदग्र अक्ष पर y वस्तु को और क्षैतिज अक्ष पर x वस्तु को मेजर किया है। यहाँ पर इस डायग्राम में ए बी जो है वो रूपांतरण वक्र है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, जिसको हम उत्पादन संभावना वक्र भी कहते हैं, और ये पूर्ति पक्ष को दिखा रहा है। यहाँ पर हमें CI0, CI1, CI2 ये सब कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व हैं, जो कि मांग पक्ष को दिखा रहे हैं। सामुदायिक उदासीनता वक्र हैं और मांग पक्ष की ओर से रिप्रेजेंट किए गए हैं। यहाँ पर एक बिंदु ई दिखाई दे रहा है। ई बिंदु जो है वो व्यापार की अनुपस्थिति में, यानी कि अभी व्यापार शुरू नहीं हुआ है, व्यापार में संलग्न नहीं हुए हैं देश, उस स्थिति में संतुलन को दिखा रहा है। और पीपी जो है वो घरेलू कीमत रेखा है, और ये पीपी घरेलू कीमत रेखा ई बिंदु पर उत्पादन संभावना वक्र AB को स्पर्श कर रही है और यहाँ पर संतुलन स्थापित हो रहा है। यहाँ पर एक P1 जो रेखा है, P1 रेखा वो व्यापार के बाद की नई कीमत रेखा है, जो PP से अधिक ढाल है। इसका ढाल PP की तुलना में अधिक है, जैसा कि स्पष्ट है डायग्राम से। यहाँ पर इसका अधिक ढाल ये बता रहा है कि अब Y पहले से सस्ता हो गया है, Y की कीमतें पहले की तुलना में कम है। यह नई कीमत रेखा है। यहाँ पर एक बिंदु है C, जो P1 रेखा पर स्थित है। C जो है वो व्यापार के पश्चात नया उपभोग बिंदु है, जो कि ऊंचे समुदाय उदासीनता वक्र CI1 पर स्थित है। तो पहले E बिंदु पर संतुलन था, व्यापार के पश्चात वो C बिंदु पर संतुलन की स्थिति में आ गया है, और चूंकि C बिंदु अब ऊंचे उदासीनता वक्र CI1 पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर उसे अधिक संतुष्टि का अनुभव हो रहा है। तो यहाँ E से जो C पर जो शिफ्ट हुआ है, E से जो C पर जो मूवमेंट हुआ है, वो व्यापार से होने वाले विनिमय लाभ, जिनको कि हम उपभोग लाभ भी कहते हैं, उनको दर्शा रहा है। तो E से C का मूवमेंट जो है वो कंजम्पशन गेन्स, यानी कि उपभोग लाभों को या विनिमय लाभों को, गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज को बता रहा है। तो ये है E to C का जो मूव है वो गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज और कंजम्पशन गेन्स इनको कहा जाता है। अब चूंकि विश्व बाजार में X वस्तु की कीमत बढ़ गई है, अतः उत्पादक X का उत्पादन बढ़ाने लगेंगे और Y का आप कम कर देंगे। इससे जो उत्पादन संभावना वक्र है वो E से N तक, उत्पादन संभावना वक्र पर E से N तक का मूवमेंट होगा, यानी कि अब यहाँ X वस्तु का उत्पादन बढ़ा दिया गया है और Y का उत्पादन घटा दिया गया है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा P2 AB उत्पादन संभावना वक्र को N बिंदु पर स्पर्श कर रही है। ये जो P2 कीमत रेखा है वो अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा है और वो P1 के पैरेलल है, तो वो सेम कीमत अनुपात को ही दर्शा रही है, और ये कीमत रेखा N बिंदु पर उत्पादन संभावना वक्र को स्पर्श कर रही है। तो इस प्रकार से जो अब उत्पादन के क्षेत्र में मूवमेंट हुआ है, अब N बिंदु पर उत्पादन किया जाएगा AB उत्पादन संभावना वक्र के। तो P2 जो है वो नई कीमत रेखा है और नई व्यापार शर्त की रेखा है, और P1 के समान ही है, जैसा कि हमने अभी जाना। और क्योंकि यह P1 के समानांतर है, इसलिए P1 और P2 में कीमत अनुपात लगभग समान है। N बिंदु पर देश N के मात्रा में X वस्तु का निर्यात करेगा, N के मात्रा में X वस्तु का निर्यात करेगा, और बदले में KC प्राइम मात्रा में Y वस्तु का आयात करेगा। अब यहाँ पर
उत्पादन तो n बिंदु पर हो रहा है, लेकिन उत्पादन का n के भाग जो है x वस्तु का वो निर्यात कर दिया जाएगा और kc प्राइम मात्रा y वस्तु की जो है वो विदेशों से आयात की जाएगी। इससे उपभोग का बिंदु जो है वो C प्राइम पर पहुंच जाएगा। C से पहले C पर उपभोग किया जा रहा था और अब जब उत्पादन में परिवर्तन आया है तो उपभोग का बिंदु C से बदलकर C1 पर चला जाएगा और C से C1 का ये जो मूवमेंट है वो उत्पादन में विशिष्टीकरण से होने वाला लाभ है। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ N तथा C प्राइम बिंदुओं पर अधिकतम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन में रूपांतरण की दर MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो उपभोग में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन उत्पादन में होती है MRT और उपभोग में होती है MRS। ये दोनों ही यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात रेखा P2 पर N बिंदु पर बराबर है। यहाँ पर N बिंदु पर जो है वो MRT और C बिंदु पर MRS P2 कीमत रेखा पर बराबर है, इसलिए यहाँ पर लाभ अधिकतम हो जाएंगे और व्यापार से कुल लाभ जो है वो उपभोग लाभ तथा उत्पादन लाभ का समिशन होंगे, योग होंगे और इससे समुदाय के कल्याण में वृद्धि होगी, क्योंकि अब हम और भी अधिक ऊंचे उदासीनता वक्र यानी कि सामुदायिक उदासीनता वक्र CI2 पर चले गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आधुनिक सिद्धांत के अनुसार कुल व्यापार से लाभों को दो भागों में बांटा गया है, पहला उपभोग लाभ और दूसरा उत्पादन से लाभ। और इस प्रक्रिया में हम अधिकतम संतुष्टि का अनुभव करेंगे, अधिकतम लाभ की स्थिति में होंगे और CI बिंदु पर उपभोग करेंगे और N बिंदु पर उत्पादन किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि व्यापार से लाभ पर एक देश के आकार का क्या प्रभाव पड़ता है। एक छोटे देश को व्यापार से लाभ अधिक प्राप्त होते हैं, यानी कि एक छोटा देश बड़े देश की तुलना में व्यापार से अधिक लाभ प्राप्त करता है। छोटे आकार के कारण विशिष्टीकरण तथा विनिमय से लाभ सीमित रहते हैं, जबकि बड़े देश के लिए इन दोनों की संभावनाएं कंपैरेटिवली ज्यादा होती हैं। एक बड़े देश के लिए विशिष्टीकरण से और विनिमय से लाभ कमाने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। व्यापार के कारण एक छोटे देश को यह अवसर प्राप्त होता है कि वह उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे जिसमें उसे तुलनात्मक लाभ प्राप्त है तथा उन्हें विश्व बाजार में विनिमय करे। तो छोटे देश को इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे जिनके उत्पादन में उसे तुलनात्मक लाभ प्राप्त है और उनको विदेशों के साथ विनिमय करे। जितना ही विश्व बाजार में कीमतें घरेलू बाजार से अलग होती हैं, उतना ही लाभ भी अधिक होते हैं। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभों की माप किस प्रकार की जाती है। थैंक यू।